हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो इसका पहला पार्ट तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है, आई होप आपने देख लिया होगा। तो उस फर्स्ट पार्ट में हमने प्रैक्टिस एट 4.1 एंड 4.2 के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन किए थे। तो आज हमारा लास्ट वीडियो होने वाला है वन शॉट का ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस एट 4.3 एंड प्रैक्टिस एट 4.4 के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि बहुत बच्चों को शायद ये नहीं पता कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है। यस यस यस, तो आप है ना जरा प्लेलिस्ट चेक कर लेना वन शॉट वीडियो की, जिसमें आपको बहुत सारे चैप्टर्स के ऑलरेडी वन शॉट वीडियोस बना के जो रखे हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सर्कल लेसन। तो मतलब ये सारे ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो जाके जरूर देखना वन शॉट वीडियो। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो, अगर आपने और एक बात कि ये देखो, आज तो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग खत्म हो जाएगा वन शॉट वीडियो, और इसके बाद कौन सा वाला वन शॉट वीडियो आपको चाहिए मुझे जरूर बताना। कौन से चैप्टर का वन शॉट वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और अगर आपने अब तक हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दी है, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के। ओके चलो, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब यहाँ पे देखो, आई होप आपने इसका फर्स्ट पार्ट देखा होगा। अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लेना, उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, प्रैक्टिस एट 4.3 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है शेयर्स एंड शेयर मार्केट। तो चलो समझते हैं कि ये शेयर क्या होता है एंड शेयर मार्केट क्या होता है। ठीक है, चलो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको यहाँ पे स्टोरी से समझाऊंगी कि ये शेयर क्या होता है। एक्चुअली में देखा जाए ना तो बहुत ईजी है, खाली फोकट आप लोग है ना इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। जैसे कि है ना, मैं आपको ये बता देती हूँ कि मतलब कि लोग शेयर्स खरीदते क्यों है। वैसे शेयर्स क्या होता है वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन ये मतलब ये खरीदा क्यों जाता है। अभी तक तो आपको इतना पता ही चल गया होगा कि शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो बाय क्यों करते हैं शेयर्स। देखो, अगर मान लो कि मैं अच्छा कमा रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सोचूंगी ना कि अभी मैं ये पैसों का कहाँ पे अच्छा अच्छा यूज कर सकूं, यानी कि मैं कैसे पैसों से पैसा कमाऊं, है ना। ये मेरी थिंकिंग होनी चाहिए। अगर ये थिंकिंग नहीं है तो हम कैसे अमीर हो गए यार। हमको अमीर होना है ना, तो पैसे से पैसा कमाना हमको सीखना है ना। तो अभी मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि अभी मैं ये पैसों को कैसे इन्वेस्ट करूँ। तो एक क्या होता है कि कोई कोई गोल्ड खरीद लेते हैं, कोई कोई जमीन खरीद लेते हैं, कोई कोई घर खरीद लेते हैं, और कोई कोई क्या करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं। यस, शेयर्स क्यों खरीदा जाता है, एक टाइप का ये इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि पैसों से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो उसमें एक आता है शेयर्स, की शेयर्स खरीदो। और मतलब कि शेयर्स खरीदना इज मतलब कि इतना इजी नहीं है, इसके बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हैं जिसके थ्रू भी शेयर्स खरीदे जाते हैं। जैसे आपने प्रैक्टिस एट 4.4 में देखा होगा, ब्रोकर, यस, जो दलाल होते हैं वो मदद करते हैं शेयर्स को खरीदने में और बेचने में। ठीक है, तो अभी चलो वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन शेयर्स क्यों खरीदते हैं, इट इज वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग यहाँ पे। ठीक है, पैसों से पैसा कमा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं अभी आपको एक स्टोरी से सब कुछ समझाती हूँ कि ये शेयर्स क्या होता है। मान लो कि यहाँ पे ये है मिस्टर ए, यस, ये है मिस्टर ए और ये है उनकी कंपनी, ठीक है। तो अभी देखो, यहाँ पे उनकी कंपनी जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी कि बहुत अच्छी उनकी कंपनी चल रही है। ठीक है, मान लेते हैं इस कंपनी का नाम हम जियो रख ले। हाँ, जियो रख लेते, क्योंकि बहुत जाना पहचाना नाम है ना। तो मान लेते हैं कि ये जियो कंपनी है और ये बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन अभी है ना, मिस्टर ए क्या सोच रहे हैं कि मेरी जो कंपनी है ना उसका ग्रोथ तो अच्छा है, बट कहीं ना कहीं थम सा गया है। मतलब मेरी कंपनी और अच्छे से ग्रो कर सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए कैपिटल मतलब क्या, मुझे उसके लिए चाहिए पैसे। मुझे एक बड़ा अमाउंट चाहिए, जिससे मैं क्या कर सकता हूं, अपनी कंपनी को एक और अनदर लेवल पर लेके जा सकता हूं। लेकिन मिस्टर ए क्या बोल रहे हैं, मेरे पास तो इतने पैसे तो नहीं है, तो मैं अपने कंपनी को ग्रो कैसे करूं। अभी मतलब मुझे और नए नए इक्विपमेंट्स लाने हैं, मुझे नए नए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाने हैं, मुझे बहुत कुछ करना है मेरे कंपनी के लिए, लेकिन यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है।
कैपिटल नहीं है, कैपिटल मतलब पैसे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, तो मिस्टर ए क्या सोचते हैं कि चलो मैं अपने कंपनी को क्या करता हूँ, शेयर मार्केट में उतारता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया शेयर मार्केट, यस। तो ना मिस्टर ए सोचते हैं कि चलो मैं अपने कंपनी को क्या करता हूँ, शेयर मार्केट में उतारता हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि ये ना जो आम इंसान लोग है ना वो मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और मुझे जो कैपिटल चाहिए ना वो मुझे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं बताती हूँ, रुको। तो यहाँ पे देखो एक बात याद रखना, जब एक या एक से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक कंपनी को बिल्ड करते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है प्रमोटर्स। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मिस्टर ए जो है वो है प्रमोटर, ठीक है, प्रमोटर। एक्चुअली में रुको एक मिनट, स्पेलिंग मुझे देखने देना। देखो यहाँ पे लिखा है यहाँ पे, हाँ PROMO, हाँ बरोबर, प्रमोटर्स, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो, जब एक या एक से ज्यादा इंसान अगर किसी कंपनी को क्या करता है, बिल्ड करता है या चलाता है, तो उसको बोलते हैं प्रमोटर्स। और यहाँ पे क्योंकि एक ही है तो हम यहाँ पे प्रमोटर लिखेंगे। और ये जो कंपनी होती है इसको बोलते हैं लिमिटेड कंपनी, इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मिस्टर ए को, मान लो कि हम है ना एक छोटा सा अमाउंट ही लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए को कितने चाहिए, 10,000 रुपए चाहिए, ठीक है। अभी बहुत छोटा अमाउंट लिया है मैंने क्योंकि आपको समझ में आ सके। तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए को क्या चाहिए, 10,000 चाहिए ताकि वो अपने कंपनी में नई नई टेक्नोलॉजीज ला सके, नई नई फैसिलिटीज ला सके, ठीक है। लेकिन अभी ये 10,000 वो, मतलब ये 10,000 किसी से उधार भी मांग सकते हैं वो, लेकिन क्या होगा ना उसमें क्या होता है ना कि उसमें इंटरेस्ट लगेगा। तो मिस्टर ए को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इंटरेस्ट देने में, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा, मैं अपने कंपनी को शेयर मार्केट में उतारूंगा। अभी ये शेयर मार्केट क्या होता है, देखो यहाँ पे ना हमारे इंडिया में दो बहुत ही फेमस शेयर मार्केट है, या जिसको स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है। वैसे इसके बारे में अगर आपको ज्यादा पता भी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं ऊपर से बता देती हूँ। द मोस्ट 2 फेमस शेयर मार्केट आर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे ये दोनों जो शेयर मार्केट है ना, यहाँ पे अलग अलग कंपनीज क्या करते हैं, अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि हम जैसे आम इंसान लोग क्या करते हैं, फिर उस कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पे उनको पहले रजिस्टर होना पड़ता है, तो यहाँ पे वो अलग अलग बहुत सारे कंपनीज अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर कराते हैं। आप यहाँ पे मैंने कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी है, बट अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी चलेगा। जैसे कि देखो, हम सब्जी वगैरह खरीदने कहां पे जाते हैं, सब्जी मार्केट में जाते हैं। वैसे ही शेयर्स की जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, वो यहां पे होती है, शेयर मार्केट में होती है। शेयर मार्केट मतलब किसका मार्केट है, शेयर का मार्केट है। यहां पे शेयर की बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, अपने कंपनी को शेयर मार्केट में रजिस्टर करा दिया। तो अभी यहाँ पे है ना मिस्टर ए को है ना स्टार्टिंग में है ना एक वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है, मतलब कि उनके कंपनी की फेस वैल्यू उनको डिसाइड करनी पड़ती है। तो मान लो मिस्टर ए ने क्या बोला कि चलो मैं क्या करता हूँ ₹10 के 1000 शेयर्स इशू कर देता हूँ, ₹10 के 1000 शेयर इशू कर देता हूँ। यानी कि यहाँ पे मिस्टर ए को स्टार्टिंग में अपने कंपनी की एक फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। जब क्या करेंगे, वो अपने कंपनी को रजिस्टर कराने जाएंगे ना, तो वहां पे उनको अपने कंपनी की एक फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। तो उन्होंने कौन सी फेस वैल्यू डिसाइड की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो मिस्टर ए है उन्होंने क्या किया, ₹10 के 1000 शेयर्स क्या किए, इशू किए मतलब उन्होंने अभी उसको यहाँ पे बांटना चालू किया है, ठीक है। अगर आप देखो, अगर आप ये 10 × 1000 करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 रुपीज मिलेगा। और उनको 10,000 की ही रिक्वायरमेंट थी, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये देखो, ये है हमारे नंबर ऑफ शेयर्स, ये है नंबर ऑफ शेयर्स। और यहाँ पे ये जो है, ये जो प्राइस है, ये है फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, ओके। और टोटल अमाउंट कितना बन गया, 10,000 बन गया। तो यहाँ पे अभी क्या होगा ना कि तो यहाँ पे मिस्टर ए की जो कंपनी है, ये इनके 1000 शेयर्स जो है वो इशू हो चुके हैं और एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, ठीक है। तो अभी इससे क्या होगा, जो आम इंसान लोग है ना, आम इंसान जैसे हम जैसे लोग, वो क्या करेंगे, इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे। मान लो कि उनके पूरे ये जो 100 शेयर्स है ना, मान लो कि ये पूरे 100 शेयर्स जो है वो बिक गए, तो उनको क्या मिल जाएंगे, उनके 10,000 रुपए मिल जाएंगे। और वो क्या कर सकेंगे, अपने कंपनी को ग्रो कर सकेंगे, अनदर लेवल तक लेके जा सकेंगे। लेकिन आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जैसे आम इंसान लोग इस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेंगे। क्योंकि देखो, एक कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है शेयर मार्केट में, तो वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं होती है, उस कंपनी का बड़ा नाम होता है,
ओके बहुत अच्छा नाम होता है, वो कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर रही है, इसलिए उसको शेयर मार्केट में एंट्री भी मिली है। ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में एंट्री ले सकती है। हाँ, सबका डाउनफॉल आता है, वो तो होता ही है। ओके तो अभी आम इंसान लोग इस कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदेंगे, आपके मन में यही आ रहा होगा। और हमारा क्या फायदा है, मतलब आम इंसान लोग का क्या फायदा है। चलो मिस्टर ए को तो उनके 10,000 रुपए मिल गए, बट हम जैसे लोग क्या, हम इनके शेयर्स क्यों खरीदते हैं। तो देखो मैं बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लेते हैं कि एक टीना नाम की लड़की है, ठीक है, टीना नाम की लड़की और एक मीना नाम ले लेते हैं हम लोग, एक मीना नाम की लड़की है। तो मान लो कि टीना और मीना ने क्या डिसाइड किया, चलो हम इस कंपनी के, जियो कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है। उनके पास ऑलरेडी बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो बोलते हैं चलो पैसों से पैसा कमाएंगे हम भी। तो टीना ने क्या किया, जियो कंपनी के मान लो कि 5 शेयर्स खरीदे, ठीक है। तो यहाँ पे टीना ने कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स खरीदे, 5 शेयर्स खरीदे। एक शेयर की कीमत जो थी वो है ₹10, है ना। तो यानी कि 5 शेयर्स कितने में खरीदे टीना ने, तो 5 into 10 करेंगे, दैट इज ₹50, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पे 1000 शेयर्स इशू हुए हैं, उसमें से 5 शेयर्स तो टीना ने ले लिए। वैसे ही मीना, मान लो मीना को इस कंपनी के, मान लो कि उसके पास ज्यादा रुपए नहीं है, वो बोला कि मैं तो 2 ही शेयर खरीदूंगी। तो मान लो मीना जो है उसने 2 शेयर्स खरीदे इस कंपनी के, तो 2 into 10 क्या हो जाएगा, 2 into 10 हो जाएगा ₹20, ठीक है। यानी कि यहाँ पे टीना ने 5 शेयर्स खरीदे हैं, मीना ने 2 शेयर्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे 1000 शेयर्स में से टीना और मीना ने 5 और 2 शेयर्स खरीदे। ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, वो इस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और सारे शेयर्स सोल्ड आउट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो कंपनी का जो ओनर है मिस्टर ए, उसको उसके 10,000 रुपए मिल जाएंगे और वो अपने कंपनी को ग्रो करेगा, ठीक है। और बट यहाँ पे ये टीना मीना का क्या फायदा है, देखो टीना मीना का बहुत बड़ा फायदा होगा, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये ₹50 जो है ना, वो टीना ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वेस्ट नहीं किया है। इसको वेस्ट नहीं बोलते, इसको बोलते कि वो उसने इन्वेस्ट किया है। मीना ने ये ₹20 को भी क्या किया है, इन्वेस्ट किया है इस कंपनी में। अब इन्वेस्ट कैसे किया, अरे इनके जेब से तो पैसे गए ना, तो इन्वेस्ट कैसे हुआ, देखो मैं समझाती हूँ इसका मतलब। यहाँ पे ना एक तो होती है फेस वैल्यू, ठीक है, एक तो फेस वैल्यू होती है और दूसरी होती है मार्केट वैल्यू। हाँ जी, अब आया ना। देखो यहाँ पे मैंने जरूर आपको बताया है कि टीना और मीना ने क्या किया है, शेयर्स को बाय किया है फेस वैल्यू पे, लेकिन है ना ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हम नहीं करेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो एक बात का ख्याल रखना, जब हमारे जो क्वेश्चन है उसमें जो शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग जो होती है ना, वो मार्केट वैल्यू पे ही होती है। तो ये बात का आप ध्यान रखना। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता तो दिया है कि हाँ टीना और मीना ने फेस वैल्यू के ऊपर शेयर्स को बाय किया है, बट ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम प्लीज मत करना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स जो है वो मार्केट वैल्यू पे ही होता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बस आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना कि टीना मीना का फायदा कैसे वो बताओ। देखो मैं बताती हूँ, अगर मान लो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मतलब जियो कंपनी, देखो अभी इन्होंने 10,000 रुपए लिए, तो ये अपने कंपनी को बिल्ड कर रहे हैं ना, ग्रो कर रहे हैं। तो इनकी कंपनी जो है वो नए नए टेक्नोलॉजी ला रही है, नए नए मतलब कि नए नए क्या बोलते हैं कि एम्प्लॉयज ला रही है, जो अपना यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कंपनी ग्रो करेगी। अगर ये कंपनी ग्रो करेगी मतलब मार्केट में अच्छी चलेगी। अगर मार्केट में अच्छी चलेगी मतलब इसकी मार्केट वैल्यू अप हो जाएगी। तो जो इनकी फेस वैल्यू थी, तो जो इनकी फेस वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी और उसी को बोलते हैं हम लोग मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रही है तो फेस वैल्यू बढ़ जाती है, अगर मार्केट में गंदा परफॉर्म कर रही है कंपनी तो फेस वैल्यू डाउन हो जाती है, ऐसा होता है। तो यानी कि यहाँ पे मान लो कि ये कंपनी तो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो मान लेते हैं कि जो इनकी मार्केट वैल्यू है ना वो हो चुकी है ₹20। यानी कि इस कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है वो ₹20 हो गई है, 10 से 20 हो गई है, डबल हो गई है। अरे वाह, तो टीना बोलेगी अरे वाह क्या बात है। तो अभी टीना के मन में आया अरे वैसे तो इस कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरे 50 शेयर है ना वो मैं बेच दूंगी। सॉरी 50 शेयर बोल दिया, बहुत ही जोश में आ गई। ये जो मेरे 5 शेयर्स है ना वो मैं बेच दूंगी। लेकिन अभी वो बेचने का फैसला क्यों कर रही है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ चुकी है। तो अब जब टीना अपने शेयर्स बेचेगी ना तो वो मार्केट वैल्यू पे बेचेगी, ना कि फेस वैल्यू पे बेचेगी। तो यानी कि टीना ने 5 शेयर्स खरीदे थे, बरोबर, तो टीना ने 5 शेयर्स खरीदे थे और अभी जो एक शेयर की कीमत हो चुकी है वो ₹20 हो चुकी है। तो यानी कि 5 into 20 यानी कि ये कितना हो जाएगा ₹100। यानी कि जब
टीना ये अपने 5 शेयर्स बेचेगी तो उसको मिलेंगे 100 रुपीज, यानी कि उसने खरीदा था 50 रुपए में और उसको मिल रहा है 100 रुपीज। तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, 50 का फायदा हुआ। वैसे ही मीना बोल रही है अरे मैं भी बेच दूंगी, मैं भी बेच दूंगी। तो अभी देखो मार्केट वैल्यू हो चुकी है ₹20। तो यानी कि यहाँ पे देखो मीना ने तो 2 शेयर्स ही खरीदे थे, तो 2 into 20 करेंगे तो यानी कि उसको कितना मिल जाएगा? ₹40 मिल जाएगा। मतलब उसने खरीदते टाइम तो 20 में खरीदा था, लेकिन उसको जब बेचा तो उसको मिला 40, यानी कि उसका 20 का फायदा हुआ, है ना। तो ऐसे होता है कि अगर मार्केट वैल्यू बढ़ रही है तो अच्छी बात है, अगर मार्केट वैल्यू डाउन हो रही है तो इसका मतलब कि टीना मीना को लॉस हो जाएगा। तो ऐसे होता है। तो मतलब फेस वैल्यू समझ में आया। इधर 2 चीजें आपको समझनी है। फेस वैल्यू जो एकदम स्टार्टिंग में डिसाइड करते हैं, कौन करते हैं? प्रमोटर्स ही डिसाइड करते हैं। और मार्केट वैल्यू क्या होता है? वो डिपेंड करता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मार्केट वैल्यू अप हो जाती है, मतलब फेस वैल्यू बढ़ के फिर मार्केट वैल्यू अप होती है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो फेस वैल्यू के नीचे आ जाता है, फेस वैल्यू जो है उसके नीचे आ जाता है हमारा प्राइस, तो मार्केट वैल्यू डाउन हो जाती है। ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी 2-3 बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलो अभी इसको रीड करते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है? टू इस्टेब्लिश अ कंपनी डिजायरिंग पर्संस कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी। मतलब कि अगर किसी को कंपनी को बिल्ड करना है तो डिजायरिंग पर्सन क्या करते हैं? साथ में आते हैं और एक कंपनी को बिल्ड करते हैं। तो जो पर्संस हु फॉर्म अ कंपनी, जो पर्सन कंपनी को फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं प्रमोटर, और जो कंपनी होती है उसको बोला जाता है लिमिटेड कंपनी, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है अमाउंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ग्रो अ कंपनी इज कॉल्ड कैपिटल। मतलब अगर कंपनी को स्टार्ट करना है या कंपनी को ग्रो करना है तो उसके लिए जो अमाउंट लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। और इसी कैपिटल को हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं स्मॉल इक्वल पार्ट में। देखो जैसे मैंने बताया था कि मिस्टर ए को चाहिए थे 10,000 रुपए चाहिए थे, लेकिन क्या वो 10,000 डायरेक्टली मांग सकते हैं क्या किसी से? कोई नहीं देगा, आम इंसान तो नहीं देगा। लेकिन अगर इसी ही 10,000 के हमने टुकड़े कर दिए, 10 रुपए में कर दिया, इसी 10,000 को हमने 10 रुपए के टुकड़ों में कर दिए, तो हम आम इंसान लोग भी क्या कर सकते हैं? शेयर्स को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वही बोला है, दिस कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इक्वल पार्ट्स सच एज ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 एक्सेट्रा। इसी स्मॉल पार्ट को, दिस स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर ऑफ द कंपनी। समझ में आया? इसी पार्ट को बोलते हैं शेयर ऑफ द कंपनी। दिस शेयर्स आर सोल्ड इन द शेयर मार्केट टू रेज द कैपिटल। इसी शेयर्स को क्या किया जाता है? फिर बेचा जाता है कहां पे? शेयर मार्केट में, ताकि वो कैपिटल को क्या कर सके? रेस कर सके, ठीक है। तो देखो मैंने पूरा समझा दिया आपको। जैसे कि यहाँ पे 10,000 के क्या किए थे, यहाँ पे जो मिस्टर ए है उन्होंने क्या बोला कि मैं क्या करने वाला हूँ? ₹10 के 1000 शेयर्स जो है वो इशू करने वाला हूँ, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स है 1000 उनके पास और एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज, तो 10 into 1000 कर लेना, आपको देखो मिलेगा 10,000। तो 10,000 की उनको जरूरत थी तो उन्होंने क्या किया? ये 10,000 के छोटे पार्ट्स कर दिए। बस इसी को बोला जाता है शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी इजी। चलो अभी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के ऊपर आते हैं। फेस वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। मतलब ये फेस वैल्यू है ना, सबसे स्टार्टिंग में ही डिसाइड करनी पड़ती है और वो एक ही होती है, हमेशा सेम ही होती है। मार्केट वैल्यू अप डाउन होती है डिपेंडिंग अपॉन कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू जो प्रिंट किया जाता है शेयर सर्टिफिकेट में, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और प्रिंटेड वैल्यू और पार वैल्यू। अच्छा, तो ये देखो ये एमसीक्यू में आ सकता है ना, ध्यान देना। फेस वैल्यू को क्या क्या बुलाया जाता है? नॉमिनल वैल्यू भी बुलाया जाता है, प्रिंटेड वैल्यू भी बुलाया जाता है और पार वैल्यू भी बुलाया जाता है। तो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। अब देखो मार्केट वैल्यू क्या होता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एमवी से डिनोट करेंगे। द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड और परचेज इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर। अब यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताइए। क्या बताइए? कि जिस प्राइस पे शेयर्स को बेचा और खरीदा जाता है वो होता है मार्केट वैल्यू। मतलब शेयर्स की जो बाइंग है
एंड सेलिंग जो है, बाइंग एंड सेलिंग जो है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है, ना कि फेस वैल्यू के ऊपर होती है। तो ये याद रखना, मैं अभी पहले बोल रही हूँ कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एंड दैट इज डिविडेंड। कुछ बच्चों को है ना अभी तक नहीं पता है कि डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड है ना, मैं तो बोलूँगी डिविडेंड इज वन ऑफ द इजी, मतलब सबसे इजी कॉन्सेप्ट है डिविडेंड का। डिविडेंड क्या होता है, चलो मैं आपको बताती हूँ डिविडेंड का मतलब। डिविडेंड मतलब क्या होता है ना कि डिविडेंड मतलब कि जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना वो अपने शेयर्स होल्डर को क्या करते हैं, एज अ गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट बोल सकते हो या एज अ बोनस भी बोल सकते हो आप लोग। देखो जैसे कि यहाँ पे ये टीना और मीना जो है ना, टीना और मीना जो है वो क्या है, इस कंपनी के शेयर होल्डर्स है। क्या है, शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स जो है ना वो इस कंपनी के मालिक भी होते हैं। हाँ हाँ, उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करने के बाद ही तो इस कंपनी ने ग्रो किया है। तो ऐसा बोला जाता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के मालिक भी होते हैं। आजी हाजी, ये टीना मीना भी जियो के मालिक हो चुके हैं अभी। तो यहाँ पे ना टीना मीना जो है ना ये क्या है, शेयर होल्डर्स है। तो यहाँ पे ना देखो, जब है ना कंपनी एक अच्छा परफॉर्म करती है, सब कुछ अच्छा चलता है, तो जो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब ऐसे समझो कि गिफ्ट देते हैं यार, दिवाली का बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है वो सब कुछ। हाँ, तो है ना एक डिविडेंड देते हैं। और ये जो डिविडेंड है ना वो फेस वैल्यू पे देते हैं। बस इतना याद रखना कि है ना डिविडेंड क्या होता है। देखो डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी के जो ओनर्स है ना वो क्या करते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को एक अमाउंट देते हैं। मतलब कुछ बोलते हैं ना कि बख्शिश के नाम पे, यार तुमने मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उसके वजह से मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मुझे वो पैसे मिले, कैपिटल मिले, उसके वजह से मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो भी जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उसको क्या करते हैं, जो ओनर्स होते हैं कंपनी का, वो क्या करते हैं, डिविडेंड देते हैं। ये है डिविडेंड, ठीक है। और डिविडेंड हमेशा याद रखना, डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा। ओके, किसके ऊपर दिया जाएगा, फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा, ना कि मार्केट वैल्यू के ऊपर दिया जाएगा। शेयर की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर होती है, लेकिन डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। जैसे कि देखो मैं समझाती हूँ, मैं इसका मतलब समझाती हूँ। इसका मतलब ये होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए जो है, उन्होंने मान लो कि डिक्लेयर कर दिया। ये डिक्लेयर होता है, हमेशा ये डिक्लेयर करना पड़ता है कि अच्छा ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, ऐसा है ना। तो जो कंपनी डिविडेंड देती है ना तो उसमें क्या होता है ना, ज्यादा लोग क्या करते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अरे डिविडेंड मिल रहा है यार, मतलब बोनस मिल रहा है, तो है ना कंपनी डिक्लेयर करती है कि हाँ चलो आ जाओ यहाँ पे, ये कंपनी डिविडेंड देती है। तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए की जो कंपनी है ना वो क्या कर रही है, वो है ना 20% डिविडेंड दे रही है। यस, डिविडेंड का रेट दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में, तो 20% जो है वो डिविडेंड दे रही है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हम निकालेंगे कि ये जो टीना जी जो है, ये टीना जो है उसको इस कंपनी से कितना डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। अगर मान लो कि उन्होंने ये शेयर बेच दिया होता ना, ये शेयर बेच दिया है तो उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर मान लो अभी भी वो शेयर होल्डर है तो उनको डिविडेंड मिलेगा। तो मिस्टर ए ने डिक्लेयर किया, अच्छा आ जाओ शेयर होल्डर्स वाले, मैं 20% डिविडेंड दे रहा हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि डिविडेंड पर शेयर कितना मिलेगा। तो डिविडेंड, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा, इसका फॉर्मूला होगा। तो डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे, तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, देखो 20% डिविडेंड दे रहे, और ये डिविडेंड किसके ऊपर दिया जाता है, फेस वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। तो फेस वैल्यू क्या था हमारे शेयर का, ₹10 था, स्टार्टिंग वाला वैल्यू 10 था। तो 20% ऑफ 10, ओके, 20% ऑफ 10, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 10 रुपए है, ये हमारी फेस वैल्यू है, इसका 20% कितना होता है, जितना भी होगा वो क्या होगा, डिविडेंड होगा पर शेयर, एक शेयर के पीछे। तो यानी कि यहाँ पे होगा 20/100 एंड इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 10। तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, एंड दैट इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 रुपीज डिविडेंड मिलेगा। एक शेयर के पीछे 2 रुपीज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टीना है उसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे थे, 5 शेयर्स खरीदे थे। तो 5 शेयर्स के पीछे कितना डिविडेंड मिल जाएगा, तो 5 × 2 करेंगे, एक शेयर के पीछे 2 रुपीज मिल रहा है, तो 5 शेयर के पीछे मिलेगा 10 रुपए। तो 10 रुपए क्या हो जाएगा, टीना का डिविडेंड हो जाएगा। टीना को क्या मिलेगा, इस कंपनी से डिविडेंड मिलेगा 10 रुपीज का। और 10 रुपीज ये छोटी अमाउंट नहीं होती है। देखो उन्होंने इन्वेस्ट किया था 50 रुपए, उन्होंने इस कंपनी में 50 रुपए इन्वेस्ट किया था, उसमें से तो उनको 10 रुपए तो डिविडेंड ही मिल गया, 10 रुपए तो उनको डिविडेंड ही मिल गया, और शेयर्स तो उनके पास है ही है।
है ना, उनके पास 5 शेयर्स भी है प्लस उनके पास डिविडेंड भी है, तो ये तो फायदे की बात हुई ना उनके लिए। तो यानी कि यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड कंपनी देती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, समझ में आ गया। ये कैसे कैलकुलेट होता है वो सब मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, वो सब समझ में आ जाएगा। तो ये होता है डिविडेंड। ओके, मीना का डिविडेंड आप कैलकुलेट कर लो। जैसे कि मीना ने तो 2 शेयर्स खरीदे थे, तो 1 शेयर्स के पीछे 2 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, तो 2 शेयर्स के पीछे मिलेगा उसको 4 रुपए का डिविडेंड। मतलब तो जो मीना का डिविडेंड हो जाएगा वो हो जाएगा ₹4। ठीक है, अभी देखो एक आप टर्म देखोगे जो है ROR। ROR मतलब क्या, ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न आएगा, मैं रिटर्न ऑफ रेट लिखने वाली थी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आने वाला है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर मान लो कि ये जो टीना है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको कितना रिटर्न है, उसको इस कंपनी से कितना रिटर्न मिलेगा, कितना उसका फायदा होगा। हाँ, इतना तो उसका पक्का उसको उसके हाथ में आएगा ही आएगा, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का अगर आप फॉर्मूला देखोगे, रेट ऑफ रिटर्न का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। ध्यान से सुनना, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी। सम इन्वेस्टेड इनटू 100। रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि अगर आप एक कंपनी जो है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उस कंपनी से कितना रिटर्न है, कितना रिटर्न है मतलब कितना आपके हाथ में तो आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि देखो, ये जो हमारी टीना है उसने इस कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया, ₹50 इन्वेस्ट किया, तो ये हो जाएगा सम इन्वेस्टेड। ये क्या हो जाता है, सम इन्वेस्टेड। ओके, और यहाँ पे उनका डिविडेंड कितना आया, उनका डिविडेंड आया ₹10। ओके, कितना आया, ₹10। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिविडेंड है ₹10, सम इन्वेस्टेड कितना है 50। कितना इन्वेस्ट किया था 50 और इंटू 100 करो, तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा ना वो होगा रेट ऑफ रिटर्न, और जो परसेंटेज में होगा तो हम ये बोल सकते हैं कि टीना का इस कंपनी से इतना परसेंटेज तो रिटर्न है ही है, मतलब इतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, जितना वो इन्वेस्ट कर रही है ना उसमें से इतना % उसका रिटर्न है। ठीक है, जैसे कि इसको सॉल्व करना, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 0 जा, मतलब 20% तो उसको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मान लो कि अगर वो कुछ इन्वेस्ट कर रही है इस कंपनी में, कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको रिटर्न कितना मिलेगा, उसको रिटर्न मिलेगा उसका 20%। जितना इन्वेस्ट कर रही है उसका 20% तो उसका रिटर्न है इस कंपनी से। ठीक है, तो ऐसे होता है ये ROR, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड। देखो ये रेशो किसका है, अगर आप ये रेशो को गौर से देखोगे तो ये रेशो किसका है कि जितना हमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया और अपॉन में ऊपर क्या है, ऊपर है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब वो कंपनी कितना हमको दे रही है, कितना हमने उस कंपनी को दिया और कितना वो कंपनी हमको दे रही है, उसका जो रेशियो इनटू 100 होता है दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, वो हमारा रिटर्न है। ठीक है, तो दिस इज रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे हमने बहुत कुछ देख लिया एंड वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट है ये। तो फेस वैल्यू मतलब स्टार्टिंग में जो वैल्यू प्रिंट होती है शेयर सर्टिफिकेट में वो होती है फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, हमेशा याद रखना बाइंग एंड सेलिंग जो है वो मार्केट वैल्यू पे होता है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर्स को मिलता है किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से। और याद रखना ये डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है और ये टैक्स फ्री भी होता है। ठीक है, टैक्स नहीं लगता है इसके ऊपर, तो फेस वैल्यू पे डिविडेंड दिया जाता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, तो इसको ध्यान से रखना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वॉट एवर मे बी द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू चाहे कुछ भी हो, द डिविडेंड इज ऑलवेज रेकर्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे ही दिया जाएगा। तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ 4.3। अब यहाँ पे मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, इसमें आपको पूरा बहुत अच्छे से मैंने सब कुछ लिख के दिया है कि क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का जो कंपैरिजन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, सम इन्वेस्टेड मतलब कि कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलता है फॉर्मूला से कि मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब मार्केट वैल्यू क्या है एक शेयर की इंटू नंबर ऑफ शेयर करो, आपको पता चल जाएगा कितना आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, दैट इज सम इन्वेस्टेड। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने इस कंपनी के खरीदे हैं, वो अगर देखना है तो उसके लिए क्या करोगे, टोटल कितना इन्वेस्ट किया अपॉन मार्केट वैल्यू कर देना। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला वो यहां से ही आया है,
तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होगा, सम इन्वेस्टेड और ये मार्केट वैल्यू डिवाइड में चला जाता है, तो वो ही आया है, मतलब ये दोनों एक ही है, ठीक है, टेंशन मत लेना। डिविडेंड पर शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है अगर वो फाइंड करना है तो रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू करेंगे, और टोटल डिविडेंड अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड पर शेयर, ठीक है। ये है ना, रटने की जरूरत नहीं है, ये रटने वाला फॉर्मुलेज नहीं है, ये समझ के अगर आप कर लोगे तो आप जिंगा लाला हो जाओगे, अगर आप रटोगे तो मैं सच बोल रही हूँ कि आप गए, फिर आपको ये कभी जिंदगी में याद नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टोटल डिविडेंड, ROR रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, ये सब आप देख लो। चलो अभी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कंपैरिजन ऑफ फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये है ना 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान देना। सबसे पहला आ जाते हैं, देखो फेस वैल्यू क्या होता है, मार्केट वैल्यू क्या होता है, वो तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू से बड़ा है, और बापा मार्केट वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू से बड़ा है। देखो ये साइन कौन सा है, ये ग्रेटर देन वाला साइन है, यहाँ पे ये जिसके तरफ होता है ना वो बड़ा होता है, और ये जिसके तरफ होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे MV है और यहाँ पे FV है, तो मतलब यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है, बड़ा है फेस वैल्यू से, और ये मार्केट वैल्यू बड़ा है फेस वैल्यू से, मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है उसका, तो ऐसा बोला जाता है कि शेयर इज एट प्रीमियम। अरे वाह, प्रीमियम क्वालिटी के है शेयर, तो प्रीमियम मतलब प्रॉफिट में है शेयर, ठीक है। फिर आ जाते हैं सेकंड कि मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू लगभग इक्वल ही है, लगभग इक्वल क्या, इक्वल ही है, मतलब ना बढ़ाई है ना ही उताई है, मतलब ना बढ़ाई है ना ही क्या बोलते हैं, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि हम बोलते हैं शेयर इज एट पार, एट इज पार मतलब इक्वल पे, बराबरी पर है, ठीक है, शेयर इज एट पार बोला जाता है। और अगर ये कभी नौबत ना आए किसी के जीवन में, ओके, अगर मार्केट वैल्यू क्या है, कम हो रही है फेस वैल्यू से, इसका मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है मार्केट में, इसका मतलब हम बोलते हैं शेयर जो है वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई, ठीक है। तो ये 3 चीज याद रखना, प्रीमियम, पार और डिस्काउंट कब होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी आ जाते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो हमको और अच्छा आएगा, मजा आएगा। चलो आ जाते हैं फर्स्ट वन क्या दिया, देखो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर्स एंड वर्ड। ओके, यहाँ पे हमको टेबल को कंप्लीट करना है, और यहाँ पे वर्ड्स और नंबर दोनों की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, सबसे पहला तो यहाँ पे फेस वैल्यू का ये कॉलम है, फिर शेयर इज एट, मतलब हमको बताना है कि शेयर जो है वो क्या है, पार पे है, प्रीमियम पे है कि डिस्काउंट पे है, और ये मार्केट वैल्यू का कॉलम है, ठीक है। तो अभी देखो पहले फर्स्ट रो करते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, अगर मान लो फेस वैल्यू 10 पे है, सॉरी फेस वैल्यू अगर 100 है और शेयर क्या है, पार पे चल रहे हैं, शेयर जो है वो पार पे मतलब बराबरी पे चल रहे हैं, तो जब शेयर पार पे होते हैं तो इसका मतलब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों सेम होता है, तो अगर फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो मार्केट वैल्यू भी 100 रुपीज होगा, तो ये फिल हो गया, ठीक है, इजी था ना, यस। सेकेंड आ जाते हैं, सेकेंड क्या बोला है कि फेस वैल्यू क्या होगा अगर शेयर जो है वो प्रीमियम में चल रहे हैं, अरे बापा, और प्रीमियम में भी कितने चल रहे हैं, 500 रुपए के प्रीमियम में चल रहे हैं, और मार्केट वैल्यू कितना हो चुका है अभी शेयर का, 575। देखो अभी यहाँ पे देखो शेयर प्रीमियम में चल रहे हैं, शेयर प्रीमियम में है मतलब प्रॉफिट में है, और कितने प्रीमियम में चल रहे हैं, 500 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं। अभी प्रीमियम में कब चलते हैं शेयर, जब मार्केट वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर होता है फेस वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ऐसा होगा कि फेस इसका जो प्रीमियम की कंडीशन होगी वो क्या होगी, देखो कि प्रीमियम की जो कंडीशन है वो होती है कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फेस वैल्यू प्लस जितना प्रीमियम है उतना, ठीक है, ऐसा ये कंडीशन है, कंडीशन फॉर प्रीमियम, ये देखो कंडीशन फॉर प्रीमियम, लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, इतना ये कंडीशन फॉर प्रीमियम क्यों याद करना, अरे सिंपल सा लॉजिक है कि 500 रुपए के प्रॉफिट में चल रहे हैं हमारे शेयर, और उनकी कीमत कितनी हो चुकी है, 575 हो चुकी है, तो इसका मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या रही होगी, तो इसमें क्या करो, ये जो है ना, ये 575 जो है ना, इसमें 500 माइनस कर दो, तो कितना आ रहा है, 75 रुपीज आ रहा है ना, मतलब कि फेस वैल्यू जो थी वो शेयर की 75 रुपीज थी, और वो बढ़ के मार्केट वैल्यू अप होके 500 रुपए बढ़ गए, तो 75 प्लस 500 यानी कि मार्केट वैल्यू हो गई 575, ऐसे, या इस कंडीशन से भी कर सकते हो कि मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे 575 इक्वल टू फेस वैल्यू हमको निकालना है, प्लस प्रीमियम कितना है 500, ये प्लस 500 उधर चला जाएगा तो ये माइनस 500 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको फेस वैल्यू देखो मिल जाएगा, फेस वैल्यू कितना मिल जाएगा, 75 रुपीज मिल जाएगा, जो मैंने बोला था वही आया है, ठीक है, इजी है, ये भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। थर्ड वन देखो क्या दिया है, अगर फेस वैल्यू मान लो 10 पे है
और मार्केट वैल्यू देखो 5 पे है, यानी कि अरे बाबा मैंने बोला ना ये नौबत नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है वो कम है फेस वैल्यू से, मार्केट वैल्यू डाउन है, मार्केट वैल्यू कम है फेस वैल्यू से, मतलब जो शेयर है वो डिस्काउंट पे चल रहे हैं। और कितने डिस्काउंट पे चल रहे हैं, तो ₹5 के डिस्काउंट पे चल रहे हैं। -5 मत लिख देना, अरे -5, अरे -5 नहीं होता, पैसे कभी भी -5 में देखे क्या, नहीं देखे ना। -5 दोगे मुझे कभी, नहीं दे सकते ना। हाँ, तो यहाँ पे शेयर जो है वो डिस्काउंट पे चल रहा है, और कितने डिस्काउंट पे चल रहे हैं, ₹5 के डिस्काउंट पे चल रहे हैं, यानी कि लॉस समझो, लॉस में चल रहे हैं। ठीक है, तो इजी, वेरी इजी। चलो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एक पूरा क्वेश्चन करते हैं ना, जिससे आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फेस वैल्यू कैसे यूज करने का अच्छे से, मार्केट वैल्यू कैसे यूज करने का, डिविडेंड कैसे फाइंड करने का, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इस क्वेश्चन में ना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें आपको सब पता चल जाएगा, सबका क्या क्या यूज है ना वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100 व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹80। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो मिस्टर अमोल है उन्होंने क्या किया, एक कंपनी के 50 शेयर्स खरीदे हैं। और कब खरीदे, जब उस शेयर की फेस वैल्यू थी ₹100 और मार्केट वैल्यू क्या थी ₹80। तो हमेशा याद रखना, एक शेयर जो होता है ना उसकी एक फेस वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू होती है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है शेयर की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो मार्केट वैल्यू पे होगा, और जो डिविडेंड देता है ना कंपनी, जो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देता है ना वो फेस वैल्यू के ऊपर देता है। तो यहाँ पे दोनों का जरूरत है, मतलब फेस वैल्यू का भी जरूरत है और मार्केट वैल्यू का भी जरूरत है, दोनों का यूज होगा। कैसे यूज होगा चलो बताती हूँ। फिर यहाँ पे क्या बोला कि वो जो कंपनी है ना उन्होंने 20% डिविडेंड दिया है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, हमको फाइंड करना है कि अगर अमोल क्या करता है, उस कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसका कितना रेट ऑफ रिटर्न है ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वो जब इन्वेस्ट करेगा तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा, व्हाट इज द रेट ऑफ दैट रिटर्न, वो हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं, बड़ा इजी है। अभी तुम लोग ही दिमाग लगाओ, जब ROR फाइंड करना है, मतलब रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला, अरे बाबा तुम लोग को फॉर्मूला नहीं पता, अरे लिस्ट दिया है ना नीचे, देखो ना डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाओ फटाफट नोट्स को डाउनलोड कर दो। तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला तो मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम, या डिविडेंड सिर्फ लिखो, टोटल डिविडेंड होता है यहाँ पे, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड मतलब कितना इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, और इनटू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हमको दो चीजें फाइंड करनी है। अगर ROR चाहिए तो हमको फाइंड करना है डिविडेंड और सम इन्वेस्टेड। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना सम इन्वेस्टेड निकालेंगे। सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला चलो देखते हैं क्या होता है। तो सम इन्वेस्टेड मतलब क्या, सम इन्वेस्टेड मतलब कि कितना इन्वेस्ट करेंगे हम उस कंपनी में। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला बड़ा इजी है, क्या हो जाएगा, देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहे हैं, 50 शेयर्स खरीद रहे हैं, और एक शेयर की मार्केट वैल्यू जो है वो कितनी है 80। तो यानी कि 50 शेयर जब हम खरीदेंगे तो हमको कितने में पड़ेंगे वो 50 शेयर, तो 50 × 80 करना है। देखो फॉर्मूला कैसे बना, 50 × 80 करके, क्योंकि ये क्या है, ये है नंबर ऑफ शेयर्स, 50 जो है वो क्या है, वो है नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदने हैं हमको, वो होता है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, इनटू क्या होगा 80 क्या है, 80 है मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग जो है वो मार्केट वैल्यू पे होता है। तो यानी कि सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो चलो इसको सॉल्व करो, 5 8 जा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, और ये 2 0 पीछे से लगा देंगे। यानी कि जो मिस्टर अमोल है वो 4000 रुपीज क्या करेंगे, उस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी हमको डिविडेंड फाइंड करना है। तो डिविडेंड देखो, पहले हम क्या करते हैं, डिविडेंड पर शेयर निकालते हैं, मतलब एक शेयर के पीछे डिविडेंड निकालते हैं, उसके बाद पूरा टोटल डिविडेंड निकालते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग फिलहाल निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो जो डिविडेंड रेट है, रेट कितना मतलब कंपनी कितने रेट से डिविडेंड दे रही है, तो 20% है ना। तो डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 20%। ध्यान से देखना, मैं इसको नीचे लिखती हूँ, मैं इसको इधर लिखूंगी, 20% ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है 100, तो ₹100 फेस वैल्यू है। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मार्केट वैल्यू था ₹80 और फेस वैल्यू था हमारा ₹100। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो डिविडेंड पर शेयर मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है। तो देखो एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज है। तो हमको देखना है कि ये 100 रुपीज का
20% कितना होता है, क्योंकि डिविडेंड मिल रहा है 20% के रेट से, तो यानी कि 20% ऑफ 100 रुपीज कितना होता है, तो जो भी होगा वो होगा हमारा डिविडेंड पर शेयर। तो यानी कि डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला जो बना वो क्या बना, ये क्या है, ये है रेट ऑफ डिविडेंड। तो ये आ जाएगा, देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, देखो रेट ऑफ डिविडेंड होगा, रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू ऑफ, मतलब इनटू ही होता है, ऑफ क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इनटू। ठीक है, तो 20% ऑफ 100 रुपीज कितना होगा, तो चलो करते हैं। तो 20 ये परसेंटेज का साइन अपॉन में 100 लग जाएगा इनटू 100, तो ये 100 कैंसिल, दैट इज आ जाएगा ₹20। यानी कि एक शेयर के पीछे मिल रहा है 20 रुपए, लेकिन हमारे अमोल जी जो है उन्होंने इस कंपनी के 50 शेयर खरीदे हैं, तो 50 शेयर्स के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा, तो अभी हम निकालेंगे टोटल डिविडेंड इनकम, ये हमारी टोटल डिविडेंड इनकम होगी। तो टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स जितने खरीदे जा रहे हैं इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा डिविडेंड पर शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिल रहा है वो। यानी कि देखो अमोल जी ने तो 50 शेयर्स खरीदे, एक शेयर के पीछे 20 रुपया मिल रहा है, तो 50 शेयर के पीछे कितना मिलेगा, तो 50 इंटू डिविडेंड पर शेयर मतलब 20, तो 50 इंटू 20 करेंगे तो 5 पहले तो 2 जीरो पीछे से लगा देंगे, ये 2 जीरो एंड 5 2 हो जाएगा 10, तो यानी कि 1000 रुपीज उनको डिविडेंड मिलेगा। उन्होंने इन्वेस्ट किया था 4000, उसमें से 1000 रुपीज तो उनका रिटर्न है, मतलब 1000 रुपीज तो उनको मिलने ही वाले हैं कंपनी की तरफ से। तो यानी कि यहाँ पे अगर हमको अभी ROR निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड इनकम जो कि 1000 रुपीज है अपॉन सम इन्वेस्टेड जो कि 4000 था। यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ बट समझ जाना, एंड इनटू क्या होगा, इनटू होगा 100। तो यहाँ पे सॉल्व करो, ये 3 0 गया, यानी कि यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होगा, 2 बचेगा, 4 5 जा 20, यानी कि 25% इज, और यहाँ पे जो डिविडेंड जो रेट ऑफ रिटर्न है वो परसेंटेज में होता है, परसेंटेज साइन जरूर लगाना, मतलब 25% इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर अमोल। मतलब अगर अमोल क्या करता है, इस कंपनी के शेयर्स खरीदता है ना, तो उसको 25% तो पक्का रिटर्न है, वो जितना भी उस कंपनी में डाल रहा है, जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है उसका 25% तो उसका रिटर्न है ही है, उसको 25% तो मिलेगा ही मिलेगा, ये है उसका रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आ गया, वेरी इजी। देखो इसमें सबका यूज हो गया, मार्केट वैल्यू का कैसे यूज करना है, फेस वैल्यू का कैसे यूज करना है, डिविडेंड कैसे निकालना है और रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तो आप ही करोगे, ये मैं एज अ होमवर्क भी देने वाली हूँ, बस एक थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या बोला है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर इज सेम। अच्छा, दो शेयर है, मतलब यहाँ पे मान लो कि दो शेयर है और ये दोनों शेयर का जो फेस वैल्यू है ना वो क्या है, सेम है, फेस वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, आगे क्या बोला है, देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि आपको दो कंपनी दी है, कंपनी ए और कंपनी बी, और यहाँ पे क्या बोला है, ये जो कंपनी ए है और ये जो कंपनी बी है, इनके जो शेयर का फेस वैल्यू है, मतलब कंपनी ए का जो शेयर का फेस वैल्यू है और कंपनी बी का जो शेयर का फेस वैल्यू है वो सेम है, तो यहाँ पे कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा और ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा है, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी ए का ROR निकालना पड़ेगा, यानी कि रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा, और कंपनी बी का ROR निकालना पड़ेगा। ROR कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला देखो, अभी पीछे बताया था। ROR का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 100। ओके, तो यहाँ पे जिस भी कंपनी का ROR ज्यादा आ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ रहा है, मतलब उस कंपनी में इन्वेस्ट करना क्या रहेगा, सही रहेगा। तो ROR निकालो दोनों कंपनी का, जो कंपनी का ROR ज्यादा आया तो वो कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल रहेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे देखो कंपनी ए का डिविडेंड दिया है, मतलब कंपनी ए कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, 16% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। मार्केट वैल्यू दिया है शेयर का 80 रुपीज। ओके, और एक एक शेयर को लेके चलना है। नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 1 है। देखो एक बात बता देती हूँ, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे 1 है और फेस वैल्यू जो दोनों का है, एक मिनट सॉरी, और फेस वैल्यू जो दोनों का है वो सेम है। तो फेस वैल्यू हम लोग ₹100 ले लेते। तो नंबर ऑफ शेयर 1 है और फेस वैल्यू हमको ₹100 लेना है। फेस वैल्यू जो है वो लेना है ₹100।
मार्केट वैल्यू अप डाउन होता रहता है, तो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे कंपनी ए का जो मार्केट वैल्यू है वो 80 रुपीज है, कंपनी बी का जो शेयर का मार्केट वैल्यू है वो 120 रुपीज है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे निकालोगे ROR। ठीक है, देखो जैसे मैं कंपनी ए का आपको निकाल के दिखाती हूँ, कंपनी ए का मैं करती हूँ, कंपनी बी का आप करो। कंपनी ए का नंबर 1, देखो अगर ROR निकालना है तो पहले लगता है सम इन्वेस्टेड। अब मैं बिना फॉर्मूला का देखो पूरा करूंगी। सम इन्वेस्टेड मतलब कि अगर हम इस कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो कितना पैसा लगेगा हमारा। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या था, सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, क्योंकि खरीदा बेचा मार्केट वैल्यू पे जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर एक ही लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर की बात हो रही नहीं है तो एक ही लेंगे। इनटू मार्केट वैल्यू क्या है इस कंपनी का, वो था 80 रुपीज, तो 80 आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 80 रुपीज, मतलब 80 रुपीज मेरा इन्वेस्टमेंट होगा कंपनी ए में। लेकिन अभी यहाँ पे डिविडेंड भी मिलने वाला है, तो डिविडेंड पर शेयर, तो डिविडेंड पर शेयर निकालेंगे। और एक्चुअली में यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर भी एक ही है, तो पर शेयर डिविडेंड पर शेयर डिविडेंड ही हमारा टोटल डिविडेंड भी हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे एक ही खरीदना है ना। तो टोटल डिविडेंड या डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रही है यहाँ पे 16% ऑफ फेस वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड फेस वैल्यू पे मिलता है। तो फेस वैल्यू हमने क्या लिया है, 100 लिया है, तो फेस वैल्यू 100, तो यानी कि 16/100 इंटू 100, ये परसेंटेज का साइन 100 बन जाता है। तो कैंसिल हो गया, तो डिविडेंड मिल गया पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे डिविडेंड मिलेगा 16। और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ शेयर बाई कर रहे हैं, 1 ही कर रहे हैं, तो मतलब यही हमारा टोटल डिविडेंड इनकम। तो देखो यहाँ पे सम इन्वेस्टेड भी मिल गया, डिविडेंड भी मिल गया। अभी आप क्या करो, ROR निकालो। ROR का फॉर्मूला होता है डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, जो कि था 80 रुपीज, सॉरी यहाँ पे 80 आएगा, 80 और इंटू 100 कर दो। बस इसको सॉल्व करना, आपको ROR मिल जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8, 8 2 16, यहाँ पे 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20%। मतलब अगर कंपनी ए में इन्वेस्ट किया तो 20% का रिटर्न है। अब कंपनी बी का आप देख लो, कंपनी बी का क्या है मुझे नहीं पता, मतलब कंपनी बी का ROR आप फाइंड करके मुझे कॉमेंट में बताना। तो जिसका ROR ज्यादा है उस कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो देख लो कौन से कंपनी का ROR ज्यादा है। तो इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 4.3 के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट भी किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझा होगा। चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.4 के कॉन्सेप्ट्स करते हैं। एंड 4.4 का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज ब्रोकरेज एंड GST ऑन ब्रोकरेज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब क्या, ब्रोकरेज मतलब दलाली, ठीक है, ब्रोकरेज मतलब दलाली। और यहाँ पे GST ऑन ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है कि जो दलाली होती है ना उसके ऊपर GST लगता है। अब क्यों लगता है, कैसे लगता है, चलो आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे ब्रोकरेज का मतलब मैंने समझा दिया आपको क्या होता है, दलाली होता है। बट यहाँ पे ये क्या है, चलो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, फिर से एक स्टोरी से समझाती हूँ क्योंकि स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये अगेन हमारी, मान लो ये कौन है, इसको कुछ अलग नाम लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि हम, ये है हमारी, इसको हम क्या नाम दे, इसको हम कोमल नाम दे देते, ठीक है। चलो कोमल, ऐसे ही नाम आया दिमाग में तो कोमल नाम दे दिया। अब ये ना क्या होता है ना, कोई ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं शेयर्स में, शेयर मार्केट्स में, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं ना जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उनके पास पैसे तो बहुत है और उनको पैसे से पैसा कमाना है। तो वो कैसे करे, क्या करे, तो वहां पे फिर कौन आ जाता है, कौन बीच में आ जाता है ब्रोकर। यस, ब्रोकर मतलब दलाल। जैसे कि देखो अगर हमको रूम वगैरह खरीदने रहते हैं, रूम अगर हमको चाहिए तो हम कैसे दलाल के पास जाते हैं, है ना, कि हमको रूम दिखा दो। तो वैसे ही जो कोमल है ना, इसके पास पैसे तो बहुत है लेकिन इसको शेयर और शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है। तो ये क्या करेगी, अभी दलाल के पास जाएगी। कौन से दलाल के पास जाएगी, जो शेयर और शेयर मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं। तो यहाँ पे है ना, यस, शेयर और शेयर मार्केट के भी क्या होते हैं, दलाल होते हैं। जैसे कि मेरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दे सकती हूँ। जैसे मेरे मामा जो है ना, वो इसी का काम करते हैं, मतलब वो ब्रोकर है, वो दलाल, मतलब वो दलाल है। वो क्या करते हैं, दूसरों के शेयर्स को बेचने में और खरीदने में मदद करते हैं। हाँ, तो वो होते हैं दलाल। यहाँ पे ब्रोकर क्या करते हैं, ब्रोकर का रोल क्या होता है कि दे हेल्प, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अगर किसी को शेयर्स को खरीदना है या बेचना है उसमें वो हेल्प करते हैं। तो ब्रोकर मतलब दलाल, और दलाल जो है वो अपनी फीस लेते हैं, है ना। अभी उन्होंने क्या किए, देखो वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करेंगे, वो अपना कीमती वक्त देने वाले हैं, वो आपकी मदद करने वाले हैं शेयर्स को खरीदने और बेचने में। तो वो अपना टाइम दे रहे हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो क्या करेंगे, अपनी फीस चार्ज करेंगे, और जो उसकी फीस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोकरेज। ब्रोकरेज मतलब दलाली।
ओके तो जो ब्रोकर अपनी फीस चार्ज करते हैं उसको ही बोलते हैं ब्रोकरेज। और आपको है ना क्वेश्चन में रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया रहेगा, मतलब हमेशा ऐसा दिया रहेगा कि मान लो एक ब्रोकर है वो 0.1% चार्ज करता है उसके सर्विस का, या 0.2% चार्ज करता है, मतलब सब ब्रोकर का अलग अलग रेट होता है, वो कितना चार्ज करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ब्रोकर जो है 5% चार्ज करता है, कोई 10% चार्ज करता है, कोई 0.5% चार्ज करता है। और ब्रोकर जो है वो अपनी जो दलाली है वो मार्केट वैल्यू के ऊपर लेते हैं, ये भी याद रखना। तो जो हमारे ब्रोकर है, जो दलाल है, वो ब्रोकरेज किसके ऊपर लेते हैं? मार्केट वैल्यू पे लेते हैं, मतलब जो भी मार्केट वैल्यू चल रही है उसके ऊपर वो उसकी दलाली कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से 3 बातें समझ में आती है। देखो नंबर 1, जब भी हम शेयर की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो मार्केट वैल्यू के ऊपर करते हैं। नंबर 2, कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर्स को, वो फेस वैल्यू पे प्रोवाइड करती है। और नंबर 3, जो ब्रोकर है, जो दलाल है, वो अपनी दलाली लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं, लेकिन वो किसके ऊपर लेते हैं? मार्केट वैल्यू के ऊपर लेते हैं। तो ये 3 चीजें याद रखना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ ब्रोकरेज आपको दिया रहेगा, आपको दलाली कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि ये बहुत सारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत सारे कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारे ये कंपनी है। अभी कोमल को क्या करना है? कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ब्रोकर क्या करेंगे? उनको क्या करेंगे? ब्रोकर क्या करेंगे? उनको सजेस्ट करेंगे कि अच्छा देखो ये कंपनी है, इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो। तो कोमल खरीद भी लेगी, ठीक है, कोमल खरीदेगी, ऑब्वियसली वो ट्रस्ट करती है। ओके तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लेते हैं कि कोमल ने क्या किया, ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, मान लो इस कंपनी के एक शेयर की जो फेस वैल्यू है, एक शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है ₹10, और इस कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो हो गई है ₹50। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो अभी है ना, मतलब ब्रोकर ने क्या बोला, इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, इस कंपनी के शेयर्स अवेलेबल है। तो कोमल ने बोला ठीक है मैं खरीद लेती हूँ। तो यहाँ पे कोमल जब इस कंपनी के शेयर खरीदेगी तो वो ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू के ऊपर खरीदेगी। और मान लो कि कोमल ने क्या किया, 2 शेयर्स खरीदे। तो यहाँ पे बताओ कि सम इन्वेस्टेड कितना हो गया? सम इन्वेस्टेड मतलब कि कितना कोमल इन्वेस्ट करेगी इस कंपनी में। तो सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, जो कि 2 शेयर्स खरीद रही है, इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है? 50। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ₹100। तो कोमल क्या करेगी? ₹100 क्या करेगी? इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। लेकिन क्या कोमल के जेब से इतने ही पैसे जाएंगे? क्या वो ₹100 ही इन्वेस्ट करेगी? हाँ, इन्वेस्ट तो ₹100 ही करेगी, लेकिन यहाँ पे उसकी मदद किसने की? ब्रोकर ने की, दलाल ने की। तो दलाल बोलेगा भाई मेरी फीस कहाँ पर है, मुझे भी तो दो, मैंने आपकी इतनी मदद की यार। तो मान लेते हैं ये जो ब्रोकर है ना, इसका जो रेट है, इसका जो रेट चल रहा है वो 1% चल रहा है। मतलब ये जो ब्रोकर है ना वो 1% चार्ज करता है। क्या करता है? 1% चार्ज करता है, ठीक है। तो कोमल बोला अरे रुको मैं आपको देती हूँ। तो यानी कि यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे अभी ब्रोकरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो देखो, ये तो नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब ये शेयर्स के पीछे कितना लगा? ₹100 लगे, लेकिन अभी ब्रोकरेज भी तो कैलकुलेट होगा ना। तो ब्रोकरेज हम निकालेंगे, यहाँ पे अभी हम लोग निकालेंगे ब्रोकरेज। तो पहले हम लोग निकालेंगे ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर के पीछे कितना ब्रोकरेज लगेगा वो निकालेंगे। तो ब्रोकरेज पर शेयर का फॉर्मूला होता है, जैसे डिविडेंड का कैसे फॉर्मूला होता है, डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला वैसा ही। तो यहाँ पे ब्रोकरेज पर शेयर का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ ब्रोकरेज इनटू क्या होगा? मार्केट वैल्यू होगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू के ऊपर ब्रोकर क्या करता है? अपना ब्रोकरेज लेता है। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है? ये ब्रोकरेज का रेट कितना चल रहा है? 1% चल रहा है, तो 1% ऑफ मार्केट वैल्यू। तो इस कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी थी? ₹50। तो 1% ऑफ ₹50 निकालेंगे, तो 1/% का साइन 100 बन जाएगा इंटू 50। तो यहाँ पे ये जीरो कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, यानी कि यहाँ पे क्या आया? 1/2। 1/2 मतलब क्या? 1/2 मतलब इसको डिवाइड करेंगे, 1/2 मतलब ₹0.5। तो मतलब ब्रोकरेज पर शेयर मिला उसको ₹0.5। ये एक शेयर के पीछे इतना रुपीस मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी कोमल जी है, उन्होंने तो नंबर ऑफ शेयर्स 2 खरीदे थे। तो यहाँ पे टोटल ब्रोकरेज कितना हो जाएगा? तो टोटल ब्रोकरेज हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स जितने खरीदे, जो कि 2 शेयर खरीदे, इनटू ब्रोकरेज पर शेयर, एक शेयर के पीछे इतना मिल रहा है। तो 2 शेयर के पीछे कितना मिलेगा? 2 इंटू 0.5 करेंगे तो यानी कि ₹1। तो ₹1 क्या हो जाएगा? ब्रोकरेज हो जाएगा। तो मतलब कि टोटल परचेज प्राइस, देखो ध्यान से सुनना, टोटल परचेज प्राइस ऑफ शेयर, मतलब कि ये जो कोमल है उसको वो जो 2 शेयर्स है उनका टोटल परचेज प्राइस कितना होगा? तो टोटल परचेज प्राइस होगा सम इन्वेस्टेड, मतलब कि वो कितना इन्वेस्ट कर रही है, वो सम इन्वेस्टेड
प्लस क्या लगेगा, प्लस ब्रोकरेज भी लगेगा, अरे दलाली भी तो देनी है ना उसको, तो प्लस क्या होगा, ब्रोकरेज होगा। तो सम इन्वेस्टेड कितना था, सम इन्वेस्टेड था हमारा 100 रुपीज, ये तो शेयर के पीछे उसके 100 गए, लेकिन प्लस यहाँ पे ब्रोकरेज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाई ब्रोकर अपनी दलाली भी तो लेगा, तो 1 रुपया उसकी दलाली लगी, तो मतलब टोटल परचेज प्राइस जो हुआ शेयर का वो हुआ 101 रुपया। तो ये तो इस रुपीज से तो उसको शेयर मिल गए, और ये जो है वो ब्रोकर की फीस हो गई। तो यानी कि यहां से क्या समझ में आ रहा है, ब्रोकर का मतलब तो मुझे पता है आपको समझ में आ गया, ब्रोकरेज का भी मतलब समझ में आ गया, बस आपको ये बताना है कि जब भी यहाँ पे देखो, जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदने जाएंगे, देखो यहाँ पे एट द टाइम ऑफ परचेज, एट द टाइम ऑफ परचेज, मतलब अगर मान लो कि हम शेयर्स को खरीदने जा रहे हैं और किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, तो वहां पे ब्रोकरेज ऐड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टोटल परचेज प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, टोटल परचेज प्राइस ऑफ शेयर, जैसे कि जब हम शेयर्स को खरीदने जा रहे हैं तो टोटल परचेज प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम इन्वेस्टेड, मतलब कि जो हमारा शेयर का प्राइस है वो, और प्लस क्या लगेगा, प्लस लगेगा ब्रोकरेज, ब्रोकरेज मतलब दलाली लगेगी भाई, दलाली। तो जब भी हम शेयर्स खरीदने जाते हैं तब दलाली ऐड होती है, और मान लो कि जब हम बेचने जा रहे हैं शेयर, तो एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल, जब भी मान लो कि अगर मेरे को शेयर बेचने जाने हैं, तो जब मैं शेयर बेचने जाऊंगी और ब्रोकर के थ्रू जा रही हूँ, मतलब दलाल के थ्रू जा रही हूँ, मेरे को है ना, अभी मान लो कि मेरे पास है ना कुछ शेयर्स है और मुझे वो बेचने हैं, क्योंकि मुझे अभी पैसों की जरूरत है, तो मैं शेयर बेच दूंगी ताकि मुझे पैसे मिल जाए, तो मैं ब्रोकर के थ्रू जा रही हूँ, तो तब मेरा टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा, टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा शेयर का, टोटल, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना, टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा शेयर का, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, देखो जितना मुझे उस शेयर का कीमत मिलेगा वो दैट इज यहाँ पे मिलेगा हमको टोटल प्राइस ऑफ शेयर, टोटल प्राइस ऑफ शेयर। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं कुछ शेयर्स बेचने जा रही हूँ, ठीक है, मुझे अभी एक एग्जांपल लेते, चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल लेके तो उससे समझ में आ जाएगा। मान लो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक शेयर है, ओके, एक शेयर है और ये 100 रुपए का शेयर है, मतलब इसकी मार्केट वैल्यू जो है ना वो 100 रुपीज है। वैसे फेस वैल्यू का यहाँ पे कुछ काम नहीं है तो मैं नहीं ले रही हूँ। एक शेयर है जिसकी मार्केट वैल्यू है 100 रुपीज, मुझे ये शेयर बेचना है और मैं गई ब्रोकर के पास, ब्रोकर मतलब दलाल के पास गई, तो दलाल ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैं 1% चार्ज करता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है चलेगा, मुझे ये शेयर बेचना है, मुझे ये शेयर नहीं चाहिए, तो उसने बोला ठीक है ये शेयर बेच दो, मैं आपकी बेचने में मदद कर रहा हूँ, तो बेच दिया। तो ये शेयर जब मैंने बेचा तो मुझे क्या मिला, इस शेयर का 100 रुपीज मिल गया, लेकिन ब्रोकर क्या बोलेगा, अरे मेरी फीस तो दे भाई, मेरी फीस कहां पर है, तो देखो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस ऑफ शेयर मतलब कि जो टोटल शेयर का प्राइस है वो जो कि 100 था, और माइनस क्या हो जाएगा, ब्रोकर हो जाएगा, यानी कि सेलिंग के टाइम पे क्या होता है, ब्रोकरेज माइनस होता है, क्योंकि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अभी 1% ब्रोकरेज को भी देना है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा, देखो ब्रोकरेज बड़ा सिंपल है, ब्रोकरेज पर शेयर के पीछे कितना ब्रोकरेज लगेगा मेरा, तो वो है 1% ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/100 इंटू क्या हो जाएगा 100, तो ये 100 कैंसिल, दैट इज 1, यानी कि 1 रुपीज मेरा ब्रोकरेज चला जाएगा। तो 100 रुपए मेरे जेब में आ जाते पूरे, अगर मैं ब्रोकर के थ्रू नहीं बेचती तो, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रोकर को भी उसकी फीस देनी है, तो 100 रुपीज में से मुझे 1 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 क्या है, ब्रोकरेज है, तो यानी कि 100 में से 1 गया तो मुझे मिलेगा 99, मतलब मुझे नहीं मिलेगा, हाँ मुझे, मेरे पास मेरे हाथ में 99 रुपीज आएगा। तो यानी कि सिंपल सा फंडा है, अगर मान लो अभी कुछ समझ में भी नहीं आया है तो मैं तुमको एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ, बस आपको ये याद रखना है कि तुम लोग है ना दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो, मुझे पहले वो बताओ, तुमको बस दिमाग लगाना है, अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो दिमाग लगाओ, दिमाग नहीं है तो दिमाग को डेवलप करो। देखो मैं बताती हूँ, जब आप शेयर्स को खरीदने जाओगे तो आप वहां पे क्या करोगे, ब्रोकर का सहारा लोगे, है ना, दिमाग लगाना, हाँ, जब आप शेयर्स को खरीदने जाओगे तो आप ब्रोकर मतलब दलाल का सहारा लोगे, तो जो शेयर की कीमत है वो प्लस हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रोकर को उसकी फीस देनी पड़ेगी, उसका हक का देना पड़ेगा। तो एट द टाइम ऑफ परचेज ब्रोकरेज ऐड होता है। सेलिंग के टाइम पे क्या होता है, सेलिंग के टाइम पे मतलब मेरे पास शेयर्स ऑलरेडी पड़े हैं, अब मुझे उनको बेचना है, क्योंकि ये शेयर मेरे को नहीं चाहिए, अब बेचना है, तो जब बेचोगे तो वो शेयर के पूरे पैसे थोड़ी ना आपके पास आएंगे,
आप ब्रोकर बोलेगा अरे मेरी फीस तो दे भाई, तो वो पूरे शेयर मेरे जेब में नहीं, मतलब वो पूरे पैसे मेरे जेब में नहीं आएंगे, तो वहां पे क्या होगा, कुछ दाम मेरे जेब में जो आने वाले थे ना उससे कुछ कटने वाला है, वो दलाली जाने वाली है मेरी। तो एट द टाइम ऑफ सेल क्या होगा, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द शेयर क्या हो जाता है, टोटल प्राइस ऑफ शेयर मतलब कितने में शेयर बिके है उसमें माइनस ब्रोकरेज जाएगा, मतलब फीस लगेगी, ब्रोकर की फीस लगेगी। तो बस आपको एक बात का ख्याल रखना है, एट द टाइम ऑफ परचेज ब्रोकरेज ऐड होता है, एट द टाइम ऑफ सेल ब्रोकरेज माइनस होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो जिंगा लाला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब तक तो हमने ब्रोकरेज ही देखा, ब्रोकरेज मतलब ब्रोकरेज मतलब दलाली। अब ये जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट तो हमारा 4.1 और 4.2 में था, बरोबर। 4.3 में तो लगा ही नहीं, जीएसटी का मतलब ही नहीं आया। अब फिर से 4.4 में जीएसटी जाग चुका है। अभी ये जीएसटी क्या होता है, देखो ये जो हमारे दलाल है वो हमको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड जीएसटी का फुल फॉर्म क्या था, याद करो, जीएसटी का फुल फॉर्म था गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। तो यानी कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड हो रही है, अगर ब्रोकर हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम यानी कि हम आम इंसान लोग क्या करेंगे, अभी जीएसटी देंगे। तो जीएसटी देंगे मतलब टैक्स देंगे, वो टैक्स किसको देंगे, ब्रोकर को देंगे, दलाल को देंगे, और दलाल हमारा जीएसटी यानी कि टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज के ऊपर भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। मतलब जितना भी आपका ब्रोकरेज आता है ना, जितना भी आपका ब्रोकरेज बन के आएगा ना, उसके ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, शेयर ब्रोकर्स प्रोवाइड सर्विस, यानी कि वो क्या करते हैं, जो शेयर ब्रोकर्स होते हैं मतलब जो शेयर के दलाल होते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ द शेयर्स फॉर देयर क्लाइंट। वो उनके क्लाइंट के लिए क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदने और बेचने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, दिस सर्विसेज मतलब वो जो सारे सर्विसेज है वो चार्ज होते हैं अंडर द जीएसटी, वो जीएसटी के अंडर आते हैं। और वहां पे जो हमारा ब्रोकरेज है उसके ऊपर जो जीएसटी का जो रेट लगता है वो लगता है 18%, यानी कि रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन ब्रोकरेज। मतलब जितनी भी आपकी दलाली होगी ना उसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, और वो जीएसटी कौन लेके जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। और ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसको याद रखना। तो अभी हमारा यहाँ पे एक नया फॉर्मूला डेवलप होगा। नया फॉर्मूला क्या डेवलप होगा, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे नया फॉर्मूला डेवलप होगा। अब तक तो हमने इतना ही देखा, लेकिन अभी इसके आगे और एक नया फॉर्मूला आएगा। एक नया फॉर्मूला और क्या आएगा, देखो, एट द टाइम ऑफ परचेस, खरीदते टाइम शेयर्स को, हमारा शेयर्स का टोटल परचेस प्राइस क्या होगा, देखो, एक तो सम इन्वेस्टेड मतलब कि जो शेयर की एक्चुअल में कीमत है वो, प्लस दलाली लगेगी, और अभी यहाँ पे और एक प्लस होने वाला है। प्लस क्या होगा, प्लस होगा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। मतलब अभी हमको जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब कि देखो, मान लेते हैं कि 100 रुपया मेरा शेयर का लगा, मतलब मैंने एक शेयर खरीदा, वो 100 रुपए का था, तो मेरे को 100 रुपए शेयर के देने पड़ेंगे। प्लस मान लो मेरी जो दलाली आई, मेरे को दलाली देनी पड़ी, 1 रुपए की दलाली देनी पड़ी। अभी क्या होगा, इस 1 रुपए के ऊपर ये जो ब्रोकरेज है इसके ऊपर मेरा जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज अगर निकालना है तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला देख लो। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मतलब हम ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18% है, इनटू क्या होगा, ब्रोकरेज होगा, इनटू ब्रोकरेज, क्योंकि दलाली के ऊपर जीएसटी लग रही है ना, तो यहाँ पे ब्रोकरेज आएगा। ठीक है, दलाली कोई फेस वैल्यू जीएसटी जो है ब्रोकरेज, वो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के ऊपर नहीं लग रहा है। ये देखो ना क्या लिखा है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, तो जो भी जीएसटी लग रहा है वो ब्रोकरेज के ऊपर लग रहा है, तो जो भी ब्रोकरेज होगा उसका 18% निकालना है। तो 18% रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18% इनटू ब्रोकरेज मतलब मेरी फीस कितनी लगी, 1, दलाली 1 लगी, तो 18% निकालेंगे हम लोग 1 का, तो 18/100 इंटू 1। तो यानी कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो 18/100 है, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, 18/100 का मतलब होता है 0.18 रुपीज। तो ये है मेरा ब्रोकरेज, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ये 0.18 रुपीज। तो यानी कि ये तो है मेरा शेयर का प्राइस, ये है मेरी दलाली, ये है मेरी जीएसटी ऑन दलाली। तो यानी कि यहाँ पे टोटल परचेज प्राइस क्या हो जाएगा, 100 + 1 + 0.18। ठीक है, वैसे ही एट द टाइम ऑफ सेलिंग के टाइम पे क्या होगा कि जो टोटल प्राइस है शेयर का वो, उसमें मेरा ब्रोकरेज ले लेगा, दलाली ले लेगा, और उसमें मेरा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज भी चला जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज का फॉर्मूला देखो ये है हाँ, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज का फॉर्मूला ये इजी है।
तो हो गया, समझ में आ गया क्या क्या फॉर्मूला बना यहाँ पे। चलो एक बार फिर से बता देती हूँ, ये देखो ये है हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने सब कुछ आपके लिए लिखा है। देखो एट द टाइम ऑफ बाइंग जब खरीदने जाते हैं तो बाइंग प्राइस क्या हो जाता है, जो भी मार्केट वैल्यू है वो, मतलब जितना एक शेयर का जो भी हमारा मार्केट वैल्यू है, प्लस दलाली प्लस जीएसटी ऑन दलाली, मतलब जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। और सेलिंग के टाइम पे क्या होगा, जो उस शेयर का मार्केट वैल्यू है वो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ब्रोकरेज, और माइनस क्या हो जाएगा, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। और यहाँ पे सब फॉर्मूला लिख दिया है कि आप ब्रोकरेज कैसे निकालोगे, ब्रोकरेज पर शेयर कैसे निकालोगे, टोटल ब्रोकरेज कैसे निकालोगे, और जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा फॉर्मूला जो आपको मैंने दे दिया है। अभी कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे कि देखो एक बात बताती हूँ आपको, है ना, एक चीज याद रखना है, अगर आपके क्वेश्चन में जीएसटी ऑन ब्रोकरेज अगर नहीं दिया है तो आपको जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मेंशन है तो आपको जीएसटी ऑन ब्रोकरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज नहीं दिया है तो आपका ये फॉर्मूला जो है ना वो यहां तक ही रहेगा। कहां तक रहेगा, यहां तक ही रहेगा, ये देखो यहां तक ही रहेगा। तब फॉर्मूला कितना रहेगा, इतना ही रहेगा। लेकिन अगर क्या दिया है, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज दिया है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपका फॉर्मूला पूरा बन जाता है, पूरा 1 2 3। लेकिन अगर आपको जीएसटी ऑन ब्रोकरेज मेंशन नहीं किया है तो आपका फॉर्मूला वो 1 2 ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अभी यहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ, और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। देखो ये टेबल बहुत बढ़िया है। यहाँ पे क्या बोला है, फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ शेयर। ठीक है, बी मतलब बाय और एस मतलब सेल, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे शेयर की सेल और परचेज हुआ है, शेयर का सेलिंग और बाइंग हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ शेयर्स, पहला देखते हैं, यहाँ पे पहला रो देखेंगे, पहला सॉल्व करती हूँ मैं, दूसरा आप कर लेना। ठीक है, दूसरा आपको मैं होमवर्क दे दूंगी, वैसे होमवर्क तो बहुत कुछ देने वाली हूँ, रुको तुम लोग। पहले नंबर ऑफ शेयर्स देखो, नंबर ऑफ शेयर्स कितने बाय किए गए हैं, बी है ना, बी मतलब बाय, मतलब यहाँ पे बाय किए गए हैं। और मार्केट वैल्यू क्या था शेयर का, 45 रुपीज था, तब इसको बाय किया गया है। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, शेयर का टोटल वैल्यू कितना हो गया वो फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया वो फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे ब्रोकरेज मतलब एक दलाल है, उसका जो दलाली जो है वो 0.2% के हिसाब से लेता है, तो यहाँ पे ब्रोकरेज आ गया। मतलब अभी हम यहाँ पे जो शेयर खरीदने गए ना, ये जो हमने ये जो 100 शेयर खरीदे ना वो ब्रोकर के थ्रू खरीदे। अगर ब्रोकर के थ्रू खरीदे तो दलाली मतलब दलाल अपना दलाली लेगा, फीस लेगा, उसी को ब्रोकरेज बोलते हैं। तो वो उसका यहाँ पे रेट दिया है। उसके बाद अगर देखो मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ पे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज का जिक्र हो रहा है तो मतलब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो जीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या है, 18% है। तो वी नो दैट जीएसटी के दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो यानी कि यहाँ पे सीजीएसटी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज हो जाएगा 9% एंड रेट ऑफ एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज क्या हो जाएगा 9%, क्योंकि 18 का आधा आधा करना पड़ेगा, तो इसलिए ये आधा आधा किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेट करना है और फिर हमको फाइंड करना है कि व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर। एक्चुअली में वो शेयर जो है वो कितने में परचेज होगा वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे बड़ा ईजी है। देखो अगर हमको, देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स अगर आपको फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका वैल्यू है टोटल वैल्यू मतलब कि वो शेयर्स कितने में खरीदेंगे वो, प्लस ब्रोकरेज लगेगा, क्योंकि बाइंग के टाइम पे क्या होता है ब्रोकरेज ऐड होता है, प्लस क्या होगा, प्लस हमारा होगा जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, ठीक है। तो यहाँ पे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज नहीं है, यहाँ पे है ना एक्चुअली में क्या है, सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज है एंड एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज है। तो यहाँ पे जीएसटी ऑन ब्रोकरेज के जगह पे हम लोग लिखेंगे सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। मतलब यहाँ पे हमारा दुगना काम बढ़ गया, यहाँ पे सिर्फ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज लिखते तो और अच्छा रहता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टोटल वैल्यू प्लस ब्रोकरेज दलाली प्लस सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज प्लस एसजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, मतलब 1 2 3 4 चीजें निकालनी है, तभी जाके यहाँ पे आपको ये टोटल वैल्यू मिलेगा। देखो 1 2 3 4, ये 4 को ऐड करना तो आपको ये मिल जाएगा। तो चलो पहले निकालते हैं टोटल वैल्यू ऑफ शेयर क्या हो जाएगा। टोटल वैल्यू मतलब कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहे हैं और कितने में खरीद रहे हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स खरीद रहे हैं 100,
कितने में खरीद रहे हैं, मार्केट वैल्यू जो है वो है 45। शेयर की बाइंग सेलिंग मार्केट वैल्यू पे होती है, तो ये मार्केट वैल्यू है, ये है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स। तो मतलब कि यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4500, तो यानी कि 4500 रुपए में ये शेयर मिल जाएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे दलाल अपनी दलाली लेगा, तो यहाँ पे हम लोग पहले निकालेंगे ब्रोकरेज पर शेयर निकालेंगे। तो पहले क्या निकालते हैं, पर शेयर के पीछे कितना ब्रोकरेज लगेगा। तो ब्रोकरेज पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ ब्रोकरेज। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज देखो, रेट ऑफ ब्रोकरेज यहाँ पे दिया है 0.2% इंटू क्या होगा, मार्केट वैल्यू, क्योंकि ब्रोकर अपनी दलाली मार्केट वैल्यू पे लेता है। तो मार्केट वैल्यू कितना है 45, तो यहाँ पे 45, तो 0.2% इंटू 45 करेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को चुपचाप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो 45 इंटू 0.2 करेंगे, तो 2 5 हो जाएगा 10, 2 4 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो यानी कि यहाँ पे 0 9 0। अब यहाँ पे पॉइंट है, एक डिजिट के पहले पॉइंट है ना, तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट, यानी कि 9 आया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 9 अपॉन 100। 9 अपॉन 100 का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना बड़ा आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.09 लिख देना है, दैट इज ये हो गया रुपीस। ठीक है, ये समझा ये कैसे होता है, देखो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे ना डिवाइड में क्या है, 2 0 है ना, मतलब कि 2 0 है, तो हमको क्या करना है, कुछ ऐसा करना है, ऊपर कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे पॉइंट के बाद भी 2 0 रह जाए, सॉरी पॉइंट के बाद क्या हो जाए, 2 डिजिट हो जाए। जैसे कि अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं 3 अपॉन 100 है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे 0.03 लिखना। अगर मान लो मैंने बोला 3 अपॉन 10 है, तो इसको कैसे लिखोगे, 0.3 लिखोगे। देखो यहाँ पे 1 0 है, तो पॉइंट के बाद 1 नंबर, यहाँ पे 2 0 है, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर, ऐसा ये ट्रिक होती है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये हो गया ब्रोकरेज पर शेयर, मतलब एक शेयर के पीछे इतना ब्रोकरेज, मतलब इतनी दलाली जाएगी। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो हमने 100 बाय किए थे, तो ब्रोकर क्या बोलेगा, भाई ये एक शेयर के पीछे दलाली नहीं चाहिए, 100 शेयर की पूरी दलाली दो। तो यहाँ पे अभी निकालेंगे ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर, यानी कि ये टोटल ब्रोकरेज हो गया हमारा। तो ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू क्या करेंगे, 0.09 करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 100 है ना, तो यहाँ पे ये फिर से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 बन जाएगा। अगर आपको इच्छा है ना, तो ये ऐसे कर देना, 0.09 इंटू 100 कर देना, तो आपको देखो 9 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 100 है ना, तो मल्टीप्लाई में 100 है ना, तो ये डेसिमल है ना, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा 1 2 डिजिट से, क्योंकि 2 0 है। तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9। तो 9 रुपीज हमारा ब्रोकरेज लगा। तो देखो अभी दो चीज हमको मिल गई है। दो चीज क्या क्या मिली, कि सम इन्वेस्ट कितना हुआ, सम इन्वेस्ट हुआ 4500, ब्रोकरेज जो है वो लगा 9 रुपीज। अभी यहाँ पे CGST और SGST निकालना है, बरोबर। तो ये तो दोनों वैसे भी सेम ही होने वाला है, तो अगर हमने एक भी निकाल दिया तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग निकालेंगे CGST ऑन ब्रोकरेज। CGST ऑन ब्रोकरेज निकालेंगे, तो उसका जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जैसे कि रेट ऑफ CGST, जो CGST का रेट है वो, इंटू क्या होगा, इंटू होगा टोटल ब्रोकरेज। क्योंकि दलाली के ऊपर GST लग रहा है ना, तो दलाली, यहाँ पे दलाली आएगी, तो दलाली जो है वो है 9 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 9%। इसका 9% कितना होता है, वो हमारा CGST ऑन ब्रोकरेज हो जाएगा। तो CGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू रेट ऑफ CGST कितना है, 9% है। ओके, रेट ऑफ GST 18% था, लेकिन रेट ऑफ CGST ऑन ब्रोकरेज 9% है, और टोटल ब्रोकरेज कितना है, 9 है। तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, 9 अपॉन 100 इंटू 9 हो जाएगा। तो ये 9 9 हो जाएगा 81, 81 अपॉन 100, तो 81 अपॉन 100 समझ में आ गया ना, 81 अपॉन 100 मतलब 0.81 रुपीज। तो ये हो गया हमारा CGST ऑन ब्रोकरेज। तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 0.81 रुपीज, और SGST ऑन ब्रोकरेज भी 0.81 रुपीज ही होगा। अब हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। क्योंकि खरीदते टाइम क्या होगा ना, ये तो देखो, ये तो 100 शेयर का जो प्राइस है वो एक्चुअल प्राइस, प्लस दलाली लगी मेरी, प्लस जो दलाली है, दलाली के ऊपर जो हमारे CGST और SGST लगे वो, तो टोटल प्राइस जो होगा, परचेज प्राइस ऑफ शेयर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4500 प्लस कितना, 9 रुपए जो दलाली लगी वो, प्लस कितना CGST और SGST, देखो कितना लगा, CGST लगा 0.81। पहले तो मैं यहाँ पे 2 0 लगा देती हूँ, पॉइंट के बाद 2 0 2 0, क्योंकि यहाँ पे ना देखो पॉइंट है, तो पॉइंट में लिखेंगे 8, यहाँ पे 0 और 81 आएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 0 और 81 आएगा। अब इन सबको ऐड करो, देखो ये टोटल वैल्यू ऑफ द शेयर, ये है ब्रोकरेज,
ये है CGST ऑन ब्रोकरेज, ये है SGST ऑन ब्रोकरेज। तो व्हाट विल बी द परचेज प्राइस ऑफ द शेयर, चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया 288 होता है 16 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और 4। तो यहाँ पे ये है टोटल परचेज प्राइस ऑफ द शेयर। ठीक है, समझ में आ गया, बड़ा इजी था, है ना। अभी यहाँ पे आप दूसरा वाला खुद करना, दूसरे वाले में क्या होगा ना, माइनस होगा सब। आप क्या करना, ये निकालना, ये निकालना, ये और ये, जैसे निकाला वैसे ही निकालना है, बट लास्ट में आपको क्या करना है, सबको माइनस करना है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। क्यों? क्योंकि सेलिंग के टाइम पे क्या होगा ना, सेलिंग के टाइम पे माइनस होता है, मैंने पहले भी बताया था। ओके, क्लियर हो गया। तो बस ये था हमारा CGST एंड SGST ऑन ब्रोकरेज वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपका क्वेश्चन में मेंशन होता है तभी आप निकालो CGST SGST ऑन ब्रोकरेज, वरना मत निकालो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। मेन तो क्या है कि समझना है। समझ में आया कि नहीं आया मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपके लिए एक बढ़िया सा होमवर्क है मेरे लिए, मतलब आपके लिए मैं होमवर्क है। आपको अभी क्या करना है, देखो मैंने आपको पिछले बार क्या दिया था, 4.1 और 4.2 दिया था। अभी मैं आपको दे रही हूँ 4.3 एंड 4.4। तो इसको क्या करना है, आपको होमवर्क में करना है और प्रॉब्लम सेट 4B करना है। प्रॉब्लम सेट क्या करना है, 4B करना है। अगर आप मेरे साथ, अगर मेरा कहना मान रहे हो और अगर आप ये कर रहे हो सच में, तो आई थिंक अभी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग का चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर आपका हो चुका होगा, ये मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ या ऐसी आशा करती हूँ। ओके, और टेंशन मत लेना, अगर आप कोई क्वेश्चन में अटक भी जाते हो तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी फाइनेंशियल प्लानिंग की, तो वो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो आपका काम है फाइनेंशियल प्लानिंग को खत्म करना। ठीक है, तो मेरे तरफ से मैंने पूरा अच्छे से कोशिश किया है कि आपको एकदम ओन लैंग्वेज में बताऊं, ना कि ज्यादा फॉर्मूला पे फोकस करूं, जबकि मैं चाहती हूं कि मैं पूरा ओन लैंग्वेज में बना के आपको ये बताऊं कि फॉर्मूला कैसे आता है। ये सब चीजें समझने वाली है यार, रटोगे तो नहीं होगा। देखो रटने के लिए तो मैंने आपको नोट्स दे दिए, रट लो, लेकिन कितना नहीं होगा वो। ठीक है, समझो, थोड़ा सा समझ के करोगे तो इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या समझ में आता है कि बाइंग के टाइम पे ऐड होता है ब्रोकरेज, परचेज के टाइम पे ऐड होता है, बाइंग परचेज एक ही बात है। सेलिंग के टाइम पे जब हम बेचने जाते हैं शेयर्स को, तब ब्रोकरेज माइनस होता है। ठीक है, ये याद रखना। चलो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा चैप्टर का वन शॉट चाहिए मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर आप एंड तक ये वीडियो देख रहे हो तो भी मुझे जरूर बताना कमेंट में। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।